हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स चैप्टर सेकंड। जस्ट मिनट। इकोनॉमिक्स चैप्टर 2। हम इसमें 1950 टू 1990 के जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और उनसे रिलेटेड जो भी आउटकम्स हैं उनको कवर करने वाले हैं। यहाँ एक कोट है जो आपको इन फ्रेमवर्क का एक ओवरव्यू देता है। The central objective of planning in India is to initiate a process of development which will raise the living standard and open out the people new opportunities for a richer and more varied life. First 5-year plan. These are the objectives we are going to cover. First one, come to know the goals of India's 5-year plans. Know about the development policies in different sectors, mainly agriculture and industry or agriculture manufacturing industry. Learn to think about the merits and limitation of a regulated economy. What is regulated economy? Regulated economy is something जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को रेगुलेट करती है। ओके, हम देखेंगे कि इस ब्रीफ में कि और क्या होता है वो। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। Every society has to answer 3 questions. First one is, what goods and services should be produced in the country? How should the goods and services be produced? And how should the goods and services be distributed among people? See, what goods and services should be produced in the country? आप लोगों को पता है कि रिसोर्स जो होता है वो स्कार्स होता है, मतलब लिमिटेड होता है। क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड होता है तो उसको आपको या तो आप उससे गुड 1 प्रोड्यूस कर सकते हो और इससे आप गुड 2 प्रोड्यूस कर सकते हो। तो आपको ये स्मार्टली आपको ये समझना पड़ता है, एक कंट्री को समझना पड़ता है कि उनको बेनिफिट 1 में ज़्यादा है या 2 में ज़्यादा है। और भी देयर आर अदर एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, डिमांड्स, वांट, नीड, जिसको नज़र में रखते हुए वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड कम्स, हाउ शुड इट बी प्रोड्यूस्ड। तो या तो आप मशीन का यूज़ करते हो यूजिंग मोर मनी कैपिटल, और आप लेबर्स का यूज़ करते हो। अगर एक हाईली प्रॉफिटेबल सोसाइटी है जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी है तो वो चीप लेबर को प्रेफर करती है। एक हाई सोशलिस्ट मतलब हाई पब्लिक ओरिएंटेड सोसाइटी वो लेबर्स को प्रेफर करती है मशीन्स के ओवर। हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल and this distribution is done on the basis of purchasing power. Okay, what is purchasing power is कि एक आदमी के पास कितना पैसा है और उस पैसे से क्या क्या चीज़ें खरीद सकता है। कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो ज़्यादा चीज़ें खरीदते हैं, कुछ लोगों के पास कम पैसा होता है तो कम चीज़ें खरीदते हैं। तो इस रिस्पेक्ट में, इस एस्पेक्ट में जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं ऐसा ना हो कि जिनके पास पैसा है, जो एफ्लुएंट मेंबर्स है सोसाइटी के, सिर्फ वही सारे गुड्स को एक्वायर करें और जो नीडी है मेंबर हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, वो उस गुड्स से हाथ धो बैठे हैं। वो इसलिए क्या कहते हैं, ये एक डिसीजन, बहुत बड़ा डिसीजन होता है कि हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विसेज बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल। नाउ देयर आर 2 टाइप ऑफ सोसाइटी, 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी। फर्स्ट वन इज़ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म इज़ अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसको फ्री मार्केट इकोनॉमी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मिनिमम होता है, और गवर्नमेंट जस्ट एक्ट एज अ वॉच डॉग, जहाँ पे वो ये देखती है कि कोई फ्रॉड पॉलिसीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है, कोई एंटी कॉम्पिटिटिव पॉलिसीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है एक दूसरी इंडस्ट्री को सबड्यू करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट गवर्नमेंट का रोल प्रोडक्शन पे नहीं होता है, मतलब जो कंपनी जो चाहे वो प्रोड्यूस कर सकती हैं, जैसे चाहे उसे बेच सकती हैं। ठीक, मिनिमम और जीरो इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ओनली दोज कंज्यूमर गुड्स विल बी प्रोड्यूस दैट आर इन डिमांड। अब नाउ अगर ये कंपनीज़ पे आप छोड़ देते हो तो कंपनीज़ वही गुड्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि डिमांड में है, जिनके लिए उनको पैसे ज़्यादा मिलेंगे या जिनके लिए उनको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ कार्स आर इन डिमांड, कार्स विल बी प्रोड्यूस्ड, एंड इफ बाइसिकल्स आर इन डिमांड, बाइसिकल्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ओके, if labor is cheap, then capital, more labor intensive method of production will be used, and vice versa.
क्योंकि प्रॉफिट ओरिएंटेड सोसाइटी है तो ऑपरेशन को ये कैसे एफिशिएंट एंड चीप बना सकते हैं, तो ये उसके बारे में बता रहा है कि अगर मशीन्स आर चीप तो मशीन का यूज़ लेते हैं, और अगर लेबर्स आर चीप लेबर से ये काम करवाते हैं। एक एग्ज़ाम्पल है इसका कैपिटलिस्ट सोसाइटी का। प्योर कैपिटलिज्म नहीं है आज, बट हाईली कैपिटलिज्म है। आप यूएसए में देख सकते हैं, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। The goods produced are distributed among the people not on the basis of what people need but on the basis of purchasing power। तो जो भी प्रोडक्शन होता है, क्योंकि डिमांड ओरिएंटेड प्रोडक्शन होता है एंड नॉट नीड ओरिएंटेड प्रोडक्शन, तो जो गुड जो होते हैं वो उन्हीं को दिए जाते हैं जो उसके लिए पे कर सके। सो इन लाइक इन अमेरिका, इफ़ यू हैव द मनी यू कैन गो टू हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, एंड इफ़ यू डोंट हैव देन आई मीन देयर एजुकेशन इज़ वेरी कॉस्टली। मेडिकल supplies, I mean whole healthcare is very costly, ठीक, housing is very costly। So low cost housing for the poor is much needed but will not count as in demand in the market sense because the poor do not have the purchasing power to back the demand। So इन कैपिटलिस्ट हाईली कैपिटलिस्ट सोसाइटी वही चीज़ प्रोड्यूस होगी जिसके आपको प्रॉफिट पैसे मिलेंगे। जितने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहता है। सोशलिज्म इज जस्ट अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म। सोशलिज्म इज़ अ हाईली पब्लिक ओरिएंटेड सोसाइटी। मैं नहीं कहूँगा कि प्रॉफिट को हम इग्नोर करते हैं, बट पब्लिक कम्स फर्स्ट एंड प्रॉफिट कम्स लेटर। गवर्नमेंट ओन्स द बिजनेस। इसमें गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत होता है, एंड इनफैक्ट सारी फैक्ट्रीज सारी कंपनीज स्टेट ओन्ड होती हैं। It is assumed that the government knows what is good for the people, the country, and so the desired individual consumers are not given much importance। तो इसमें हम गवर्नमेंट को करता धरता मानते हैं, और हमारी एजम्पशन रहता है कि गवर्नमेंट विल प्रोवाइड अस विद ऑल द बेटर फैसिलिटीज़ दैट वी आर रिक्वायर्ड इन डे टू डे लाइफ्स, गुड हेल्थ केयर, लो कॉस्ट हाउसिंग, गुड एजुकेशन, job opportunities, etc etc। The government decide how goods are to be distributed and how they should be distributed। See, अगर आप आइडल कंडीशन में बात करें तो इट्स अप टू गवर्नमेंट की किस जो गुड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू नीड्स इंस्टेड ऑफ द डिमांड। बट देन देयर कम्स द करप्शन एंड सोशलिस्ट सोसाइटीज़ आर हाईली ओरिएंटेड टू करप्शन, और जिसकी वजह से जो ये आइडल बातें हैं, आइडल गाइडलाइंस है, उनको फॉलो नहीं हो पाती हैं। इन प्रिंसिपल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द सोशलिज्म इज सपोज टू बी बेस्ड ऑन व्हाट पीपल नीड एंड नॉट ऑन व्हाट दे कैन अफोर्ड, लाइक आई ऑलरेडी mentioned earlier। Unlike under capitalism, for example, socialist nation provide free healthcare to all its citizen। तो एक हाईली सोशलिस्ट सोसाइटी को हम चाइना को बोलेंगे, ठीक। फिर भी चाइना हैज़ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्यूबा इज़ अ हाईली सोशलिस्ट सोसाइटी, क्योंकि वहाँ पे बोथ इन चाइना एंड क्यूबा गवर्नमेंट ओन्स द लैंड, गवर्नमेंट ओन्स द कंपनीज, और उसकी वजह से it is assumed that they will take the decision in the profit and the benefit of for the people, okay, but it hardly happens। Strictly a socialist society has no private property since everything is owned by state। आपको ये जान के हैरानी होगी कि चाइना में आप क्या कहते हैं 99 साल 99 ईयर्स की लीज होती है, उसके बाद जो लैंड है वो अपने आप गवर्नमेंट को वापस रजिस्टर्ड हो जाता है, और फिर आपको वापस से उसको अपने पास कुछ रजिस्ट्रेशन करके एक्वायर करना होता है फॉर नेक्स्ट 99 ईयर्स। इन क्यूबा एंड चाइना फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर गवर्न बाय सोशलिस्ट गाइडलाइंस। ना मिक्स्ड इकोनॉमी, तो हमने देखा कि दोनों इकोनॉमी की कुछ अपने एडवांटेज हैं, कुछ अपने डिसएडवांटेज हैं, और हमें तो मिक्स इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स इकोनॉमी इज़ इसमें एडवांटेज फ्रॉम सोशलिस्ट प्लस एडवांटेज फ्रॉम कैपिटलिस्ट। तो इसमें हम सोशलिस्ट गाइडलाइंस और कैपिटलिस्ट फ्रेमवर्क के कुछ बेस्ट पॉलिसीज़, कुछ अच्छे गाइडलाइंस को लेते हैं और उससे मिक्स इकोनॉमी फॉर्म करते हैं। मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट का रेगुलेशन थोड़ा बहुत होता है और थोड़ा बहुत फ्री हैंड दिया जाता है मार्केट को कि वो अपने आप से एक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल इन टुडेज़ वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज़ आर मिक्स्ड इकोनॉमी, बिकॉज अगर इकोनॉमी इज़ नॉट एक्टिंग इन
the favor of people, then government is free to intervene. In a mixed economy, the market will provide whatever goods and service it can produce well, and the government will provide essentials goods and services which market fails to do. तो टास्क में एक तरह से डिवाइड हो जाता है कि एसेंशियल्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो इंडस्ट्रीज़ की जिम्मेदारी होती है. नाउ इंडिया ने अपना 14 अगस्त इंडिया ने अपना जो इंडिपेंडेंस है वो 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस साइन किया. उसके बाद सबसे पहला जो इनके पास चैलेंज था वो था इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बदलना. फर्स्ट चैप्टर में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि कैसे इंडिया की इकोनॉमी डिग्रेड की गई थी ब्रिटिश पॉलिसीज़ एंड रूल्स के द्वारा, एंड काफ़ी बुरी कंडीशन थी इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की, इंडिया के एग्रीकल्चर की. एंड ये दोनों सेक्टर्स, दीज वर सेक्टर जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन, मोर देन 85% ऑफ पीपल वर रिलाइड ऑन दिस सेक्टर, एंड दिस सेक्टर वाज नॉट प्रोडक्टिव और डेवलपिंग इन एनी वे. तो जब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर सोचने की बात आई तो गवर्नमेंट के पास ऑप्शंस थे, या तो वो सोशलिस्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते थे या तो कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते थे. द थिंग इज़ कि जब आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो आप सोशलिस्ट स्ट्रक्चर फॉलो करना काफ़ी टफ हो जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर इज़ विद पीपल, बट व्हेन इट इज़ सोशलिस्ट स्ट्रक्चर द पावर इज़ सोली इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट. तो दैट्स वाई हमने प्योर सोशलिज्म को, इवन दो इट वाज लाइक्ड बाय Jawaharlal Nehru, he never let our economic structure to be purely socialist oriented. Socialism is in direct contradiction with democracy, and with capitalism, great majority of people of the country would be left behind without a chance to improve their quality of life. So, mixed economy is the best solution, best feature of socialism. Private sector being encouraged to be part of the plan effort. तो मिक्स इकोनॉमी जहाँ पे हम बेस्ट फीचर ऑफ सोशलिज्म एंड बेस्ट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म दोनों को लेंगे और उस पर अपने गाइडलाइंस बनाएंगे. बट दिक्कत क्या थी, ये महोदय आर्किटेक्ट अपने 5 ईयर प्लान के आर्किटेक्ट हैं. मैं चाहूँगा कि आप इनका नाम जाके पता करें और कमेंट में मेंशन करें. व्हाट इज़ प्लान? ही इज़ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग. सी, प्लान इज़ समथिंग जो हम, अगर आप जनरल लैंग्वेज में बात करो तो जब हम कोई भी गोल को अचीव करते हैं तो हम एक प्लान क्रिएट करते हैं. तो इकोनॉमिक प्लानिंग इज़ ऑल्सो इन दैट वे जहाँ पे हमें इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करना होता है. ओके, हमारे इंडिया में जो प्लान्स होते हैं वो 5 ईयर्स के होते हैं. 5 ईयर्स का मतलब ये नहीं होता है कि हम 5 ईयर में अपने इकोनॉमिक गोल्स अचीव कर लें, बट 5 ईयर्स इज़ मोर लाइक कि हम अपने आपको हर 5 ईयर्स में अपने परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. सी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक गोल्स आर कंटिन्यूअस फिनोमेना, और हमें चाहते हैं कि हमेशा हम डेवलप करते रहें, बट हमें उनको मेजर करने के लिए एक टाइमलाइन चाहिए होगा जहाँ पे हम अपने जो पॉलिसीज़ हैं उनके आउटकम को मेजर कर सकें, और इसलिए हमने प्लान बनाया. ठीक, प्लान स्पेस आउट हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन शुड बी पुट इन यूज़, and it was taken from Soviet Union, the pioneer in national planning, and even China. I mean, most of the socialist oriented society uses this kind of planning system, like China or Cuba. It should have some specific general goals, specific objective, as well as some general goals which are to be achieved with specific period of time frame, like I already explained. Now, our 5 year plan do not spell out how much each and every good and services. See, 5 year plans का मतलब ये नहीं कि आपको it is not like a direct command over the economy. You have to do this at a individual or ground level. It is more like an overall objective which we have to achieve. So I am not saying कि for example अगर मुझे अपने 11th के मार्क्स की प्लानिंग करनी है तो आई विल नॉट से कि तुमको इकोनॉमिक्स में 80 लाना है आउट ऑफ 100, और तुमको बिजनेस साइंसेस में, बिजनेस मैनेजमेंट में और क्या कहते हैं 85 लाना है. बट
इट इज़ ऑल लाइक कि तुम्हें टोटल 11th में 90% लाना है, और यू कैन से दिस फॉर क्लास 10th और, क्योंकि अभी बोर्ड के रिजल्ट आने वाले हैं. सो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट को कंट्रोल नहीं कर रहे हो कि तुमको मैथ्स 4th क्लास 10 तुमको मैथ्स में 90 लाना है, या इसमें साइंस में 80 लाना है, सोशल में 75 लाना है, जो भी है, बट तुमको टोटल मुझे 90% चाहिए. सो दिस वाज सेम विद आवर 5 ईयर प्लान. ये इंडिविजुअल एस्पेक्ट को कंट्रोल नहीं करते थे, बट ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को शो करते थे. 2012 और 17 में हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, जो कि हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था. ये जीडीपी ग्रोथ यहाँ पे मेंशन्ड है. 3.6% से स्टार्ट हुआ था 1951 to 56 फर्स्ट 5 ईयर प्लान, एंड वी वर एबल टू अचीव 8.0% बाय 2017. ओके, इट इज़ इनफ इफ द प्लान इज स्पेसिफिक अबाउट द सेक्टर्स. प्लान इज ऑलवेज स्पेसिफिक अबाउट द सेक्टर्स, बिकॉज हम जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमी के पिलर्स होते हैं. ठीक, इकोनॉमी के पिलर्स डिफरेंट पिलर्स होते हैं. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट. तो इन पिलर्स के एस्पेक्ट में ही हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को नोट डाउन करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्रिएट करते हैं. सी इट इज़ डेवलप्ड बाय आवर 5 ईयर प्लान वाज डेवलप्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय प्लानिंग कमीशन, एंड प्लानिंग कमीशन इसको मॉनिटर भी करता था. बट 2015-14 में नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई और उन्होंने प्लानिंग कमीशन को डिसबैंड कर दिया, एंड नीति आयोग का फॉर्मेशन हुआ, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. एंड 2000 लास्ट के 2 साल जो हमारा 5 ईयर प्लान का था वो नीति आयोग ने मॉनिटर किया, और उसके बाद इन 2017 इसको डिसबैंड कर दिया गया 5 ईयर प्लानिंग को. तो नाउ वी डोंट हैव एनी 13th 5 ईयर प्लान. वी डू हैव अ डिफेंस 5 ईयर डिफेंस प्लान, बट इट इज़ नॉट कोरिलेटेड विद द 5 ईयर प्लान. और 5 ईयर प्लान को हमने एक लॉन्ग टर्म आप समझ सकते हो. 5 ईयर प्लान वॉज रिलेटिवली अ शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, तो हमने इसको एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से लॉन्ग टर्म प्लान से रिप्लेस कर दिया. तो इट वाज 5 ईयर प्लान विल मेक अ वे फॉर अ 3 ईयर एक्शन प्लान विच विल बी अ पार्ट ऑफ 7 ईयर स्ट्रेटेजी पेपर एंड 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट. ओके, तो सी 5 ईयर प्लान के साथ दिक्कत क्या थी? आई मीन देयर आर क्रिटिसिज्म एंड देयर आर पीपल हु आर स्पोकिंग इन फेवर ऑफ 5 ईयर प्लान. तो I will only mention criticism which led to the disbandment of this planning commission and this plan strategy. दिक्कत ये थी कि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती थी, और क्योंकि हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती थी तो हर 5 साल में हमारे पास एक नया प्लान होता था, और पुराने प्लान ने कुछ काम पुराने प्लान ने अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव किया या नहीं किया, या क्या वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकता है आगे कुछ टाइम में, हम उसको इग्नोर कर देते थे और हम अपने नए प्लान की तरफ से चलते थे. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया. 5 साल बाद बीजेपी गवर्नमेंट आई, बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाया और कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को फेल कर दिया, कांग्रेस के ऑब्जेक्टिव्स को डिसरिगार्ड कर दिया. तो द थिंग इज़ कि टोटल बेनिफिट नेशन का नहीं होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना पैसा एक 5 ईयर प्लान को कंप्लीट करने में उधर हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके होते हैं, और फिर हमको पता चलता है कि 5 साल बाद तो हमारे पास नया प्लान है. ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा बढ़ता जा रहा था, बट वी वर नॉट एबल टू अचीव द रियल गेन फ्रॉम इट. नाउ 5 ईयर प्लान के 4 गोल हैं: ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी. ग्रोथ इज़ इम्पॉर्टेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ. ओके, अगर इकोनॉमी डेवलप हो रही है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है. इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है कि आप ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो. जब एक पुअर नेशन होता है तो दे ओनली सर्वाइव ऑन बेसिक नीड्स, बट जैसे जैसे आप रिच होते रहते हो आपकी चॉइसेस और डाइवर्स होती रहती है. यू मूव फ्रॉम जेनरिक टू ब्रांडेड स्टफ्स, समथिंग लाइक दैट. तो growth is important for development of economy, and since it was also an important factor for overall objective, तो हमने क्या कहते हैं इससे एक इम्पॉर्टेंट गोल अपना माना. दूसरा मॉडर्नाइजेशन. सी अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो ग्रोथ बढ़ता है, बट अगर कंजम्पशन बढ़ता है तो हमें अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा. अब हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपने प्राइस को कट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें अपने इंडस्ट्रीज़ को मॉडर्नाइज़ करना पड़ेगा.
So this was the whole idea behind modernization, and this was goal of planning commission जो है दूसरा modernization है. तीसरा self reliance. जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे हम एग्रीकल्चर, इवन दो मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर इंगेज विद एग्रीकल्चर, हमारी एग्रीकल्चर की कंडीशन इतनी बुरी थी कि हमें फूड बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, मेनली यूएसए एंड सोवियत यूनियन. सो दैट वाज काइंड ऑफ डेंजर टू आवर सॉवरेनिटी, बिकॉज अगर उन्होंने हमें फूड इंपोर्ट करना बंद कर दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे लोग कहाँ जाएंगे. ओके आज के टाइम पे भी अगर इंडिया को ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दे तो हमारी एनर्जी डिमांड जो है, हमारी एनर्जी इनसिक्योरिटी बढ़ जाएगी. और अभी दो हमारे पास कुछ स्टॉक हैं, जैसे हमारा स्टॉक रिप्लेन ख़त्म होगा उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रहेगा. सो सेल्फ रिलायंस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. सेल्फ रिलायंस मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट ऑफ दोज गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस इन इंडिया. डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देना. एंड इक्विटी वॉज कि पुअर हर लोग के हर अपने यहाँ you can say that money in hand of poor. It was important because if you will give money in the hand of poor, they will spend more. If they will spend more, the consumption will increase. If consumption will increase, production will increase, and if production will increase, the whole economic growth will be achieved. Okay, now this is the cycle. Like I said, हमारे पास इक्विटी है, हमारे पास कंजम्पशन है, हमारे पास प्रोडक्शन है. हमारी इक्विटी, हमारे पास पैसा ज़्यादा होता है तो हम कंज्यूम ज़्यादा करते हैं. मेरे पास 15,000 रुपये है तो मैं 15,000 के हिसाब से अपना स्पेंडिंग होगी. मेरे पास अगर 15 लाख हैं तो मैं 15 लाख के हिसाब से अपनी स्पेंडिंग करूँगा. ओके, तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है तो हमारे इंडस्ट्रीज़ को प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है. जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उस प्रोडक्शन को सपोर्ट करता है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़. ठीक, जब हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है तो उससे हमारे पास सरप्लस गुड आते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा गुड आते हैं जो हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम सेलिंग टू आवर ओन पीपल. तो दैट इज़ कम्स अंडर सेल्फ रिलायंस. और फिर हमारे पास इक्विटी आती है. ओके, क्योंकि हम सेल्फ रिलाइड हैं तो हम जो हमारे देश का पैसा है हम बाहर नहीं दे रहे हैं, हमारे देश में रहता है तो घूम फिर कर हमारे देश के लोगों के पास ही आता है. Let us now see how the first 7-5 year plans covering the period from 1959 to 1990 attend to these four goals and the extent to which they succeed in doing so with reference to agriculture, industry and trade. Reason for import: heavy reliance on import for a good threat to sovereignty, low productivity dependent on the food import for survival, poor condition of farmers, impact of great famine in past. Land reforms. हम अब एक एक सेक्टर को देखेंगे 5 ईयर प्लान के एस्पेक्ट में. और हमारा पहला सेक्टर है एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर हमारा काफ़ी बुरी कंडीशन में था. वी वर मेजरली relied on the imports for food, even though our majority of population was engaged with agriculture. We have very low productivity. Farmers were only producing what they can consume, nothing extra that could be sold to the general population. Poor condition of farmers and impact of great famines in past. There were, because क्योंकि हमारा heavy reliance, we had monsoon fed irrigation. We never had irrigation facility, modern irrigation facility. तो इसकी वजह से हमारे farmers को बहुत दिक्कतें होती थी. तो इस चीज़ को दूर करने के लिए और हमारी फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करने के लिए गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म्स किए और लैंड सीलिंग्स की. लैंड रिफॉर्म्स में उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि ज़मींदारी सिस्टम को उन्होंने एबॉलिश कर दिया. हमने आपको पहले बताया कि ज़मींदारी क्या थी, कि जहाँ पे जो एक्चुअल ओनर है उसको टेलर्स या प्रोड्यूसर्स हैं लैंड के, उनको बाहर निकाल दिया गया और एक मिडिल मैन को बैठा दिया गया. और मिडिल मैन के थ्रू ब्रिटिशर्स अपने टैक्स कलेक्ट करते थे और जो बचता था वो मिडिल मैन के पास जाता था. अगर फार्मर्स वर अनेबल टू पे द टैक्स तो उनको वहाँ से एविक्ट कर दिया जाता था उस लैंड से और दूसरे फार्मर्स को वहाँ पर रख दिया जाता था. इट वॉज़ अ वेरी ड्रैकोनियन प्रैक्टिस. तो ज़मींदारी और जागीरदार को अबॉलिश किया गया. ओनरशिप रिस्टोर टू द टिलर्स. इट वॉज राइट कि जो ओनरशिप है, रियल ओनरशिप, उसको रिस्टोर कर दिया जाए. और द होल कॉन्सेप्ट, द होल आइडिया बिहाइंड दीज
रिफॉर्म वॉज कि अगर ओनरशिप एक बार रिस्टोर कर देंगे तो टिलर विल टेक इट मोर सीरियसली, क्योंकि पहले प्रोड्यूसर्स के पास लैंड नहीं था उनका खुद का, तो उनको दे वर लाइक जस्ट लाइक अ सर्वेंट, आई मीन दे वर जस्ट डूइंग अ जॉब, तो उनको एक सेल्फ अटैचमेंट नहीं था, तो उनको लैंड के इम्प्रूवमेंट से कोई मतलब नहीं था। सो इट वाज लाइक कि मैं आपको जॉब पे हायर किया है और आप अपना काम करके चले जा रहे हो, बट अगर ये आपको खुद का बिजनेस होता तो यू वुड हैव पेड बेटर एंड मोर अटेंशन। सो दैट वाज द आइडिया। लैंड सीलिंग ये था कि क्या हुआ था कि ज़मींदारी की वजह से एंड अदर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट प्रैक्टिसेस जो थे ब्रिटिश के, उनकी वजह से लैंड वाज कंसंट्रेटेड इन द फ्यू, हैंड ऑफ फ्यू। तो उसको रोकने के लिए, उसके उसको वापस रिवर्स करने के लिए जो भी ब्रिटिश के प्रैक्टिसेस थे, क्या किया गया कि लैंड कंसंट्रेशन को लिमिट कर दिया गया। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे पास अगर 10 एकड़ की ज़मीन है, तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी निकाली जिसमें कहा गया कि आप मैक्सिमम से 4 एकर्स ही होल्ड कर सकते हो। तो जो 6 एकर्स मेरे पास एक्स्ट्रा थे, अब वो जो नीडी लैंड टीलर्स हैं उनमें उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो लैंडलेस लेबर्स थे या लैंडलेस फार्मर थे उनकी संख्या कम होने लगी। ठीक, फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ द लैंड विच कुड बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन अ फ्यू हैंड्स। There was some problem with these policies. Many landlord evicted tillers and portrayed themselves as actual cultivators. Well, they were affluent enough to evict the tiller, एंड फिर उसके बाद उन्होंने खुद को क्योंकि काफ़ी समय से ही ज़मींदारी चलता आ रहा था, तो दे पोर्ट्रेड देमसेल्फ एज ए एक्चुअल कल्टिवेटर। और लेजिस्लेशन को कोर्ट में भी चैलेंज किया गया और अपील को डिले किया गया, इसके एप्लीकेशन को डिले किया गया, और उस डिले देवर सेवरल लूप होल्स जिसको फाइंड आउट करके बहुत से जो ज़मींदार थे वो स्केप हुए। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मींदारों की एक रजिस्ट्री बनाई गई थी जहाँ से हम ज़मींदारों के पास जितना लैंड है हम उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर हम केस करते हैं उस पर। बट ज़मींदार ने क्या किया कि वो लैंड अपने नाम से अपने किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जिसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। ठीक, तो देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देयर। Maybe the person was telling the truth, maybe the person was telling the lie. In that case the court go with that the person is telling the truth. Only few states जैसे कि केरल and West Bengal were reluctant, I mean were strong enough to enforce the legislation. They were serious enough to enforce the legislation, and result is still there is a vast inequality in land holding continues to this days. So thank you guys. Next slide पार्ट में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप अपनी क्वारी को कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।